भारत देश के अंदर आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देने वाले दोनों लोग सही भी लगते हैं और गलत भी। तो क्या हम ये कहें कि आरक्षण एक वरदान है या अभिशाप? इसके बारे में जानने से पहले हमें इतिहास में जाना होगा। तो आज़ादी से पूर्व दो तरह के वर्ग होते थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंदर ब्राह्मणों, राजपूतों आदि कुछ कास्टों को शामिल किया जाता था और निम्न वर्ग के अंदर दलित और आदिवासियों को शामिल किया गया। उस समय में कहा गया कि जो उच्च जाति में रहने वाले हैं उनको ही शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके कारण उच्च जाति के लोगों का आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर दोनों ही बेहतर होता चला गया। और इसके विपरीत नीची जाति में रहने वाले लोगों को ना तो शिक्षा का अधिकार और ना ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार था, जिसके कारण उनकी हालत दिन पर दिन और बदतर से बदतर होती चली गई। समाज के इन दोनों वर्गों के बीच एक गहरी खाई बनती चली गई। निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया ताकि उन्हें भी समाज में समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। और समाज में समानता लाने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसे आरक्षण कहते हैं। आपको बता दूं, भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के साथ शुरू हो गई थी। उस समय के विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार में नौकरी के लिए एक अनुपातित प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इसके बाद साल 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत के कोल्हापुर के साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों को उनके कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। साल 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातीय सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों को 40%, ब्राह्मणों को 16%, मुसलमान समुदाय को 16%, ईसाइयों को 16% और अनुसूचित जाति को 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई। साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जिसे हम पूना वाला समझौता भी कहते हैं, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र की मांग की गई। उसी वर्ष भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। साल 1942 में भारत के संविधान में विशेष योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और भारत सरकार ने संविधान में आरक्षण की नीति को शामिल किया। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया और यह आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था और 10 वर्षों के बाद यह आरक्षण खत्म किया जा सकता था। लेकिन आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में किसी भी सरकार ने इसको खत्म नहीं किया। साल 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई और पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया। यानी कि 1930 की जनगणना के बेस पे ओबीसी को 1257 समुदायों में वर्गीकृत किया गया। 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। साल 2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गई, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार की गई समुदाय सूची में 60% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप ने सरकारी नौकरी में लागू किया। छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रीय व्यापी प्रदर्शन शुरू किया और यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र जिसका नाम राजीव गोस्वामी था, उसने आत्मदाह की कोशिश की। साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने सामान्य जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की और साल 1992 में इंदिरा साहनी मामले में उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही बताया। अभी तक आपको ये जातिगत आरक्षण तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये वरदान क्यों है।
हालांकि आरक्षण से निम्न जातियों में काफी हद तक सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट के अध्ययन से हमें ये पता चला कि SC और ST की साक्षरता दर 1951 में 24.95% और 8.54% थी, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 66.1 और 50.1 हो गई। तो वहीं सरकारी नौकरियों में भी बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2011 तक क्रमशः 17.2 और 7.4 थी। आज के समय में अगर हम बात करें, जिस आर्थिक समानता को लाने के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ी वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो आंकड़ों के अनुसार आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वरदान तो साबित हुआ है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी है, क्या ST SC के जो परिवार आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो क्या उन्हें अभी भी आरक्षण की जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ आरक्षण का विरोध करने वाले लोग आज के समय में आरक्षण को अभिशाप समझते हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि देश में बहुत से उच्च जाति के परिवार हैं जिनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बहुत ही खराब है। उनको भी समानता का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता, उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया है। दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि आरक्षण के कारण योग्य व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल पाता और अयोग्य व्यक्ति उस पद पर आसानी से स्थान प्राप्त कर लेता है। अगर यह अभिशाप नहीं है तो क्या है? जातिगत आरक्षण का उपयोग तो निम्न जातियों के उत्थान के लिए किया गया था और इसका पॉजिटिव परिणाम भी मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक ऐसा पक्ष पीछे छूट गया है जिसकी जाति तो उच्च है, लेकिन वह आर्थिक और शैक्षिक समानता के रूप से वंचित है, जिसके कारण हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। आरक्षण स्पष्ट रूप से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपकरण है। हालांकि इससे सभी सामाजिक और आर्थिक बीमारियों का समाधान नहीं होता। जैसे जैसे आरक्षण बड़ा होता जाता है, यह समावेश की बजाय बहिष्करण का तंत्र बन जाता है, क्योंकि कई ऊंची जाति में आज भी गरीब और अशिक्षा से त्रस्त लोग रहते हैं। आज तक सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत आरक्षण को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती आई हैं। कोई भी पार्टी इसमें सही संशोधन करने की पहल नहीं करती। आपको बता दें, जातिगत आरक्षण लंबे समय तक किसी भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि लंबे समय में इससे जातियों के बीच मतभेद और गहरा होने की संभावना बढ़ जाती है, जो किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। वीडियो के अंत में आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या जातिगत आरक्षण में संशोधन करने और इसे जाति के आधार पर न बांट के आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं अपने विचारों की बात करूं तो मेरे विचार से आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ताकि इसका फायदा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, ताकि उसके जीवन में सुधार हो और एक बेहतर जीवन जिए और देश के विकास में अपनी भागीदारी, अपना सहयोग दे। भारत में कितनी जातियां हैं और इनका विभाजन किस प्रकार हुआ, इस पे हम एक पूर्ण डिटेल वीडियो जल्द लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, बाकी लोग भी आरक्षण के बारे में सही जानकारी पा सकें। इसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।